प्रयागराज की बड़ी महत्वपूर्ण पोस्टिंग मानी जाती है। 3 साल वहाँ पर एडीजी जोन के पद पर रहा और सबसे बड़ा चैलेंज था वहाँ माफियाओं से लड़ना, क्योंकि वहाँ के जो माफिया थे वो पूरे, आपने देखा होगा, अब तो धुरंधर मूवी आई है, उसमें भी उसका एक तरह से नाम दिखाया गया है, हाँ? और उससे पहले उसका जो साम्राज्य था उसके बारे में चर्चा होती थी, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो एक तांगे वाले से लेकर और उसके बाद में वो इतना बड़ा माफिया बन गया कि वो एमएलए, एमएलसी, मंत्री, एमपी सभी पदों पर रह लिए और उसके बाद एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य, ज़मीन का कारोबार उन्होंने वहाँ पर फैला दिया और साथ में एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो क्रिमिनल नेटवर्क था। फिर डीएम की टीम लगाई, सीएन सिंह को बुलाया, उन्होंने ले जाकर उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया, लेकिन ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। इलाहाबाद में भी एक बहुत बड़ा रैकेट आपने तोड़ने की कोशिश करी, जिसमें जो गरीब लोग होते हैं उनसे किडनी डोनेट करवाने का एक रैकेट चल रहा है। हाँ, जब मैं एसएसपी था तो मेरे पास एक मुखबिर आए, हमारे मुखबिरों का एक तंत्र होता है, तो उन्होंने बताया कि साहब कुछ गरीब आदमियों को पकड़कर स्टेशन से ले जाया जाता है और उनकी किडनी निकाल कर, और बाहर से विदेशी लोग आते हैं उनको किडनी लगा दी जाती है। ये वाले तो केसेस थे जब वहाँ से फेवर आ रहे हैं। कभी ऐसा कोई केस हुआ कि आपने किसी गैंगस्टर को या किसी आरोपी को पकड़ा और सिर्फ एक कॉल की वजह से आपको उसे छोड़ना पड़ा? हमारे थानेदार ने कुछ वो ठेके इस तरह के जो बिना टाइम के वो शराब के वितरण कर रहे थे, ऐसे लोगों को पकड़ लिया। ऐसी एक बार मामला हुआ, मैं एएसपी के पद पर था, लोनी में चुनाव चल रहे थे और वहाँ पर एक शराब का ट्रक जा रहा था, उसको सीज कर लिया गया, पकड़ लिया गया। चुनाव के दिन शराब का वितरण हो रहा था और मैंने देखा कि एक गाड़ी जो लाल बत्ती लगी हुई वो मुरादाबाद से निकल रही है और वो कांठ रोड की तरफ जा रही है। तो मेरे पास ज़्यादातर वीवीआईपी जितने प्रोग्राम्स होते थे मेरी जानकारी में रहते थे, तो मैंने कहा आज कोई वीवीआईपी मूवमेंट तो है नहीं यहाँ पर। वेलकम टू क्यूरियोसिटी टू क्लैरिटी पॉडकास्ट। आज का शो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर सर प्रेजेंट हैं, जिन्होंने ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स पुलिसिंग और पब्लिक सर्विस को डेडिकेट किए हैं। उनके पास नेशनल रिकॉर्ड है मैक्सिमम सिविल पुलिसिंग का। उत्तर प्रदेश के कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हैंडल करा है, कुछ नेशनल इश्यूज़ को हैंडल करा है। ही वॉज पार्ट ऑफ दोज जर्नी जो न्यूज़ एक नेशनल न्यूज़ पे थी, जिस न्यूज़ पे पूरे देश की नज़रें थी, उस ऑपरेशंस को हैंडल करा है। इट्स माय ऑनर टू इनवाइट रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर श्री प्रेम प्रकाश सर जी। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सोनालिका, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी और अच्छा लग रहा है आज पॉडकास्ट का ये बिल्कुल मतलब दूसरी बार कर रहा हूँ आज, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो आपका सेटअप है इसमें हो सकता है मेरी बात ज़्यादा अच्छे से लोग सुनेंगे, आपके दर्शक। नहीं, हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे पास आए और हमारे चैनल के ज़रिए हम अपने ऑडियंस को कुछ वैल्यू ऐड प्रोवाइड करा पाएँ पुलिसिंग के बारे में। जी सर, आज आप इतनी लंबी जर्नी के बाद अपने पहले दिन को याद करते हो और उस दिन को याद करके आज के प्रेम प्रकाश जी में और उस दिन के प्रेम प्रकाश जी में क्या फ़र्क है? देखिए सोनालिका, जब हम ज्वाइन करते हैं सिविल सर्विसेज, तो सिविल सर्विसेज में सभी की ज्वाइनिंग मसूरी होती है, हमारी जो लबासना बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहाँ अन्य सर्विसेज के भी लोग, जिसमें आईएएस, आईआरएस, इवन आईएसएस और आईईएस और कई सारी सर्विसेज होती हैं, तो वहाँ काफ़ी बड़ा बैच रहता है। वो सबसे पहला ही एक एक्सपीरियंस इतना अच्छा होता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया आपको लगता है कि जिन्होंने हमारे साथ कंपटीशन दिया, कॉम्पीट कर रहे थे, अब वो एक साथ बैच में आ गए हैं। तो वो एक हमारी ज़िंदगी का वास्तव में बहुत ही नायाब दिन होता है। कितने जो टाइम हमेशा की ट्रेनिंग होती है सर? वहाँ हमारा जो चलता है लगभग 3.5 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें फाउंडेशन कोर्स किया जाता है। फाउंडेशन के बाद फिर सभी अपनी अपनी एकेडमी को चले जाते हैं और उसमें बीच में एक कोर्स होता है जिसमें हमारा पार्लियामेंट्री अटैचमेंट, जो हमारा ब्यूरो ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज़ के लिए, उसके 1 वीक का अटैचमेंट रहता है, जिसमें वहाँ हमें पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के बारे में बताया जाता है और फिर काफ़ी महानुभाव जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी और इम्पॉर्टेंट जो मिनिस्टर्स हैं उनसे भेंट की जाती है। लेकिन जो फाउंडेशन कोर्स है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की डेट में जो हमारे साथ फाउंडेशन में थे, लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो टॉप पोस्ट पे पहुँचे हुए हैं और लगभग 30 से 35 जो है जो सेक्रेटरी लेवल पर आ गए हैं और या इक्वलेंट लेवल पर हैं बाकी सभी अफसर्स। इसी तरह पुलिस में
आज के डेट में जो सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर्स कहलाते हैं हमारे यहाँ, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। अभी डॉक्टर महेश दीक्षित के बारे में आपने देखा होगा कि उनका नाम न्यूज़ में था, कल ही न्यूज़पेपर में आया था, और वो टॉप पोस्ट है जिन्हें 4 स्टार जनरल कहते हैं। हमारे जो डीजी या एडीजी हैं वो 3 स्टार जनरल कहलाते हैं, 3 स्टार लगाते हैं गाड़ी पर, आपने देखा होगा। तो ये जो जर्नी है वो उस समय हमें फिर अपना फाउंडेशन याद आता है कि जो इतने सारे मित्र थे, आज भी ग्रुप्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे बातचीत करते हैं, कई सारे जगह मीटिंग्स में, ऑपरेशंस में, सभी में एक दूसरे का सहयोग कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। तो आज सभी वहाँ से शुरू किए एक जूनियर लेवल ऑफिसर से, और उसके बाद सीनियर मोस्ट लेवल पर लोग आ गए हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को, और बहुत सारे बच्चे भी सालों तक ट्रेनिंग लेते हैं, इनकी कोचिंग्स लेते हैं सिविल सर्विसेज की, आईपीएस ऑफिसर्स बनने के लिए। तो क्या क्या राइट वे है उस एग्ज़ाम को क्रैक करने का जिससे बच्चे एक राइट पोजीशन पे पहुंच सकें? किसी भी बच्चे में अगर ये है उनका इंक्लिनेशन कि सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है, और अमूमन ये जो बात आती है ये 9-10 के बाद जो है बच्चों में ये बात आने लगती है कि मुझे क्या बनना है, क्योंकि उसके बाद ही 10th के बाद वो अपनी स्ट्रीम भी तय कर लेते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ में जाना है या साइंस स्ट्रीम में जाना है या कुछ और करना है उनको। तो ये एक ऐसा लेवल है कि जिस पर गाइडेंस ज़रूरत होती है, तो टीचर्स की गाइडेंस होनी चाहिए या पेरेंट्स की। और लगता है किसी का इंक्लिनेशन है कि सिविल सर्विसेज की ओर, या कई बार उसको मोल्ड भी किया जा सकता है। जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं मानता हूँ, और इस बार का जो सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत से लोग जो कोचिंग के द्वारा पढ़ाए गए थे, कोचिंग वाले रो रहे थे इस बार कि उनका पढ़ाया हुआ एक भी क्वेश्चन उसमें नहीं पूछा गया। अच्छा, मुझे अपने दिनों की याद आती है, तो मतलब सिविल सर्विसेज की एक मैगज़ीन भी आती है, तो मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना इज़ टाइम टेकिंग। तो वो कुछ जो उनकी मैगज़ीन्स आती हैं उसमें इंसान अपडेट हो जाता है उस एग्ज़ाम्स के हिसाब से, क्या वो राइट वे है? हाँ, वो डाइजेस्ट भी आते हैं कई सारे, हाँ। जिसमें वीकली डाइजेस्ट है, हाँ। और इस तरह के उसमें सम अप कर देते हैं। नो डाउट कि वो आपको बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करने में मदद करता है। एक कंसाइज एक रूप में वो एक ही जगह पर दे देता है। लेकिन मेरा मानना है कि बचपन से ही अगर कोई भी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा, उनको फोर्स ना कीजिए, यदि वो चाहते हैं कि वो सिविल सर्विसेज की तरफ जाए, तो एक जो हैबिट है वो उनको कल्टीवेट करनी पड़ेगी, और वो है न्यूज़पेपर रीडिंग की। और अभी तो गवर्नमेंट ने भी कई सारे ऐसे सर्कुलर जारी किए हैं कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ना कंपलसरी कर दिया गया है, इवन सिलेबस में आने लगा। और इस बार का जो सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स हुआ है उसमें लोगों ने ये मान लिया कि जो न्यूज़पेपर्स स्टडी करते, जो रेगुलर पढ़ते थे, उनको बड़ा फ़ायदा हुआ इस बार। तो इसमें हायरार्की क्या होती है सर पोजीशंस की? अभी जब हम ज्वाइन करते हैं, पहले पता नहीं होता, जब ज्वाइन करते हैं तो केवल सर्विसेज पता चल जाती हैं कि आप आईएएस मिला है आपको या आईपीएस मिला है, और ये डिपेंड करता है आपका सिविल सर्विसेज का जो मेंस के बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, उसके बाद जो फाइनल लिस्ट आती है उसमें मेरिट लिस्ट बनती है। तो मेरिट कम चॉइस। कई बार लोग सोचते हैं कि शायद जो सबसे ज़्यादा ऊपर आते हैं वो केवल आईएएस में जाते हैं, ऐसा नहीं है। अभी मैंने जो नाम लिया, जैसे हमारे एक साथी डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो बने, इनकी रैंकिंग जो है 30 के आसपास थी, और ये आईएएस मिल सकता था इनको, बट ही ऑप्टेड फॉर आईपीएस। और कई बार लोगों का रुझान होता है कि मुझे किस सर्विस में जाना है, तो जिसको पुलिस फोर्स में जाना, तो ऐसे 3-4 केसेस थे हमारे, कई फ्रेंड्स थे जिनको आईएएस मिल सकता था या उनको इंडियन फॉरेन सर्विस मिल सकती थी, बट दे ऑप्टेड फॉर आईपीएस एंड दे गॉट आईपीएस, और बड़ा सेटिस्फाइंग कैरियर रहा उनका। दूसरा जो इसमें एक बार कार्डर आते हैं लोगों के, किसी को होम कार्डर मिल जाता है, किसी को बाहर का कार्डर मिलता है, तो वो भी बड़ा मैटर करता है। वो रैंक पे डिपेंड करता है, और यस, रैंक प्लस चॉइस। हाँ, सर्विस और कार्डर दोनों ही बातें रैंक प्लस चॉइस की, आपकी चॉइस क्या है उस हिसाब से मिलेंगे आपको। लेकिन हाँ, इफ़ यू आर सफिशिएंटली हायर इन द मेरिट लिस्ट, देन यू आर लाइकली टू गेट योर होम कार्डर, or you're likely to get to your service of your choice like IAS or IPS उसमें or Indian हमें Foreign अपना Service। होम स्टेट चॉइस होती है या whichever state we want to opt? उसमें पूछते हैं कि उसमें चॉइस दी जाती है। अगर आप अपना होम स्टेट किसको मानते हैं, जैसे जैसे हमारे बच्चे कई स्टेट में इधर उधर रहे पढ़े, अब वो मानते हैं कि आप अपनी होम स्टेट किसको मानते हैं, तो ये आपको ही मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन होम स्टेट में इसका एक रूल है कि किसी भी होम कार्डर में 1/3 कैंडिडेट जो जाते हैं, 1/3 वो जाएंगे
अपने प्रदेश के, और 2/3 जो आएंगे वो बाहर से आते हैं। यही सिविल सर्विसेज की ब्यूटी है, क्योंकि आप देखते हैं कि भारत में 3 ही ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जिसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, दूसरी इंडियन पुलिस सर्विस और तीसरी है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इनको ऑल इंडिया सर्विस बोलते हैं। तो इसमें ये एक, क्योंकि पूरे देश को एकजुट करने में ये बहुत बड़ा रोल रहा सिविल सर्विसेज का। और इसमें हमारे जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है, उनका बहुत बड़ा रोल रहा। उनकी ये सोच थी कि एक स्टील फ्रेम ऐसा होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी का जो पूरे देश को एकजुट रख सके, और इसमें काफ़ी हद तक ये सफल रहे हैं। तो जैसा आपने अभी पूछा कि रैंकिंग किस तरह वो चलती है, जो आपको क्या डेजिग्नेशन मिलते हैं, तो जब ज्वाइन करते हैं सब वी आर कॉल्ड प्रोबेशनर्स, सभी को प्रोबेशनर बोलते हैं। कोई आईएएस प्रोबेशनर है, कोई आईपीएस प्रोबेशनर है, कोई आईआरएस प्रोबेशनर है। आईआरएस में भी एक इनकम टैक्स सर्विसेज है, फिर दूसरी कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज है, और भी इसी तरह की सेंट्रल सर्विसेज हैं, बहुत सारी रेलवे की सर्विसेज हैं, डिफेंस की सर्विसेज है, डिफेंस एस्टेट सर्विस, डिफेंस अकाउंट सर्विस, अकाउंट्स की कई सर्विसेज हैं उसमें। तो आपकी जो चॉइस है या आपकी जो मेरिट है उसके हिसाब से आपको सर्विस मिल गई। आप सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स करेंगे, वहाँ पर बेसिक कोर्सेज कराए जाते हैं। उसमें आपको बेसिक जो हमारा जो फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें जो एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ डेवलप करने के लिए होनी चाहिए, वो सब वहाँ कोर्सेज कराए जाते हैं। और जैसे ही वो आपका फाउंडेशन कोर्स ख़त्म होता है तो फिर आपको भेज दिया जाता है अपनी अपनी एकेडमी में। जैसे पुलिस सर्विस के लिए जो एकेडमी है वो है इंडियन पुलिस सर्विस के लिए जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल एकेडमी, पुलिस एकेडमी है जो हैदराबाद में है। और आईएएस के लोग वहीं पर वापस वहीं रह जाते हैं मसूरी में, उनका भी प्रोफेशनल कोर्सेज सबके होते हैं। आईआरएस के लिए उस समय नागपुर था, आजकल फरीदाबाद में भी है। तो ये जो ट्रेनिंग है ये प्रोफेशनल कोर्सेज के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। और पहले हमारे समय में होते थे कि हम पहले डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में आते थे, फिर फेज़ 2 के लिए फिर वापस जाते थे अपनी एकेडमी। तो ये कुल ट्रेनिंग के दौरान हमें बहुत सारा एक्सपोजर देते हैं। कभी जैसे पुलिस ऑफिसर को उसे एक कांस्टेबल की भी ड्यूटी सिखाई जाएगी, हेड कांस्टेबल की भी, सब इंस्पेक्टर की भी, एक एसएचओ कैसे काम करते हैं, और साथ में फिर सर्किल ऑफिसर या एसडीपीओ जो काम करते हैं, या एसीपी बोलते हैं आजकल कमिश्नरेट में। तो ये उनकी फंक्शंस सिखाए जाते हैं। तो ऑन द जॉब जो ट्रेनिंग है ये मान लीजिए, उसके बाद से फिर ये क्रम शुरू हो जाता है प्रमोशंस का। सर इतनी लंबी जर्नी है, लोग आपको आईपीएस लीडर और एडमिनिस्ट्रेटर की तरह जानते हैं, पर इस लंबी जर्नी को अगर एक टाइटल में, एक लेसन के टाइटल में डिस्क्राइब करना होगा तो कैसा रहा आपका सफ़र? मैं कहूँगा कि अगर मुझे फिर से जन्म मिलेगा तो आई वुड प्रेफर टू जॉइन आईपीएस। इट वाज ए वेरी सेटिस्फाइंग जर्नी, और ये आपको इस तरह का एक करियर देती है कि जो आम जिंदगी में सामान्य नागरिकों को शायद मिलता नहीं, क्योंकि जो चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमें ये सब करने को मिलेगा। जैसे आप देखेंगे कि उसमें राइडिंग भी सिखाई जाएगी, स्विमिंग, साइकिलिंग, मोटर ड्राइविंग, और उसके साथ में फिर जितनी आर्म्स ट्रेनिंग है, अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग है, और तमाम एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं। ये सब जो बहुत से लोग अपने जो स्कूली जीवन है या कॉलेज का जो आपकी लाइफ है उसमें नहीं कर पाते, लेकिन वहाँ ऐसा मौका मिलता है। और उसके बाद जो करियर है, इट इज़ रियली वेरी एक्साइटिंग करियर। जो आप जिस तरह से जिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, जो क्राइम जिस तरह के देखते हैं आप इन्वेस्टिगेशंस में, साइबर क्राइम्स में, जब आप देखते हैं कि ब्लाइंड केसेस को आप सॉल्व करते हैं, द काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन यू डिराइव आउट ऑफ दोज योर सॉल्यूशंस, फिर आपको लगता है कि मैंने कुछ किया है देश के लिए। आई वाज रीडिंग, आपके कुछ केसेस मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगे जी। प्रयागराज में आपका टेन्योर बहुत ही अच्छा रहा। आप में आपका वहाँ पे केसेस हैंडल करने का तरीका बहुत ही अप्रिशिएटिंग था। कैसा रहा प्रयागराज में? क्योंकि प्रयागराज एक ऐसी जगह है जहाँ पे पॉलिटिक्स भी है, लोगों का फेथ भी है, सिस्टम भी है, तो वहाँ पे कैसे मैनेज करा? प्रयागराज की बड़ी महत्वपूर्ण पोस्टिंग मानी जाती है, क्योंकि वहाँ आप जैसा कि आपने बताया कि फेथ का एक बहुत बड़ा सेंटर है। कुंभ मेला का आयोजन होता है, और प्रतिवर्ष वहाँ पर एक माघ मेला है जो लगभग अर्ध कुंभ की तरह होता है। साथ ही वहाँ पर हाई कोर्ट की पीठ है, और वहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो नेशनल लेवल के हैं। तो प्रयागराज इस मायने में बहुत इम्पॉर्टेंट था। फिर वहाँ आबादी के हिसाब से और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला था। तो इसमें जो चैलेंजेस है लॉ एंड ऑर्डर के, और उसके बाद जिस समय हमने ज्वाइन किया, मैं 3 साल वहाँ पर एडीजी जोन के पद पर रहा,
और सबसे बड़ा चैलेंज था वहाँ माफियाओं से लड़ना, क्योंकि वहाँ के जो माफिया थे वो पूरे, आपने देखा होगा, अब तो धुरंधर मूवी आई है, उसमें भी उसका एक तरह से नाम दिखाया गया है। हाँ, और उससे पहले उसका जो साम्राज्य था उसके बारे में चर्चा होती थी, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो एक तांगे वाले से लेकर और उसके बाद में वो इतना बड़ा माफिया बन गया कि वो एमएलए, एमएलसी, मंत्री, एमपी सभी पदों पर रह लिया, और उसके बाद एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य, ज़मीन का कारोबार उन्होंने वहाँ पर फैला दिया, और साथ में एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जो क्रिमिनल नेटवर्क था, उसको तोड़ना तो कॉमन है एक उसको जो तोड़ा गया, जिस तरीके से माफिया की वहाँ रीढ़ तोड़ी गई। और आपने देखा होगा कि बहुत न्यूज़पेपर में पब्लिसिटी हुई थी, जो माफियाओं की ज़मीन घेरी गई थी उनसे निकाल कर कब्जे से, उसके बाद हमने वहाँ पर आवास बनाने में मदद की। और इसमें मेरे साथ वहाँ पर एडीए और आजकल पीडीए बोलते हैं, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहाँ पर वीसी वाइस चेयरमैन हुआ करते थे अरविंद चौहान, जो आजकल डीएम हैं सहारनपुर में। इन्होंने बड़ा काम किया, इन्होंने एक नक्शा तैयार किया कि किस तरीके से उस ज़मीन में वहाँ पर फ्लैट्स तैयार किए जाएंगे, और वो उनके रहते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही उसका उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, और फिर उसके बाद जब वो तैयार हो गए उसका आवंटन भी उनके द्वारा किया गया। बहुत कम मैंने सरकारी योजनाएं देखी हैं कि एक ही मुख्यमंत्री उनको आरंभ कर रहे हैं और उसके बाद उसको अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, और गरीब आदमियों को वो आवास आवंटित किए गए। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जिन लोगों को पास अपने आवास नहीं थे उनको वहाँ पर वो बहुत ही नॉमिनल दर पर वहाँ वो आवास उनको उपलब्ध कराए गए। बहुत मूवीज़ और फिल्म्स में देखने को मिलता है कि पुलिस पे बहुत पॉलिटिकल प्रेशर होता है या गैंगस्टर्स से प्रेशर होता है। सच में होता है या ये मूवीज़ में ही होता है? अब प्रेशर लेने ऊपर कि कितना प्रेशर आप ले पाते हो। दूसरा, प्रेशर तो बनाने की कोशिश करते हैं, लोग देखते हैं कि, लेकिन वो भी जानते हैं कि कहाँ प्रेशर बनाया जा सकता, कहाँ नहीं बनाया जा सकता। और बहुत सारे अवसर आए ऐसे कि जब लगा कि बदमाश हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्रिमिनल्स के सामने, क्योंकि हम लोगों ने बड़ा सख्त पुलिसिंग का जहाँ भी हमने प्रदर्शन किया, अपनी टीम को साथ लेकर, हमने कभी माफिया या किसी बदमाश की चलने नहीं दी। वहाँ जहाँ भी माफियाओं का गढ़ थे उनमें स्वयं वहाँ जो है लीड किया, और हमारी टीम जहाँ भी है इस तरह की मिली कि हमने उसको लगभग ध्वस्त ही कर दिया, चाहे वो कहीं भी किसी भी हम ज़िले में रहे या किसी भी जोन में रहे। तो यहाँ जो आपने देखा ये प्रयागराज में, इसका बहुत बड़ा एक एम्पायर था जिसको ख़त्म कर दिया गया। उससे पहले भी मैं कई ये जोन यहाँ आपके पड़ोस में ही, जैसे एडीजी जोन बरेली रहा जिसमें मुरादाबाद और बरेली मंडल थे, तो यहाँ भी बहुत सारी कार्रवाई जो मुरादाबाद में भी एक बहुत बड़ा रैकेट आपने तोड़ने की कोशिश करी, जिसमें जो गरीब लोग होते हैं उनसे किडनी डोनेट करवाने का एक रैकेट चल रहा था। जी, उस समय मैं एसएसपी के पद पर था, एडीजी जोन के बाद उसके बाद मैं आया, लेकिन उससे पहले मैं एसएसपी रह चुका था मुरादाबाद में। उस समय एक बहुत बड़ा रैकेट हमने खुलासा किया जो एक इंटरनेशनल रैकेट था, वो बहुत बड़ी हेडलाइन, उसमें हमने सजा भी बाद में, हालांकि वो केस सीबीआई को मैंने रिकमेंड कर दिया था, सीबीआई ने उसको टेकअप किया, और उसके बाद उसमें जो इन्वेस्टिगेशन की गई और उसमें जो प्रोसिक्यूट हुए वो लोग, और उनको सज़ा मिली, उसमें जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिला। डॉक्टर अमित था वो, पहले जब हमने रेड की, और उसकी भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है मेरे पास, डिटेल में बताइए। हाँ, जब मैं एसएसपी था तो मेरे पास एक मुखबिर आए, हमारे मुखबिरों का एक तंत्र होता है, तो उन्होंने बताया कि साहब कुछ गरीब आदमियों को पकड़कर स्टेशन से ले जाया जाता है और उनकी किडनी निकाल कर, और बाहर से विदेशी लोग आते हैं उनको किडनी लगा दी जाती है। तो मुझे पहले तो यकीन नहीं हुआ, मैंने आसपास ऐसा सुना भी नहीं था कि इस तरह का कोई यहाँ पर कोई रैकेट चल सकता है। तो मैंने फिर डिटेल में जानना चाहा कि कहाँ होगा, कहना कि आप कहाँ ले जाते हैं ये हमें नहीं पता। था जिसने आपको प्रोवोक करा कि ये सच हो सकता है? हाँ, वो उसने कहा कि मैं पकड़वा दूंगा। मैंने कहा कि आप पकड़वा सकते हैं, ऐसे आदमी कौन आते हैं? उन्होंने कहा कि सर आप मेरे साथ टीम लगाइए, मैं पकड़वा सकता हूँ। तो मेरे पास एक यंग आईपीएस ऑफिसर थी, मंजिल सैनी, वो अंडर ट्रेनिंग थी, तो उन पर विश्वास करते हुए मैंने उनके साथ एक टीम लगाई, और मैंने कहा कि इनके साथ, मुखबिर के साथ उनको भेजा कि जब भी इस तरह का गैंग यहाँ पर आता है तो आप इनको देखिए, पकड़िए। एक ही दिन का ऑपरेशन था। उस दिन उन्होंने वो रंगे हाथ उन लोगों को पकड़ा जब वो वहाँ से लोगों को ले जा रहे थे, जिनकी किडनी निकाली जानी थी, गरीब लोग थे, उनको ले जा रहे थे वहाँ से। उसी समय वहाँ पर रेड की गई और उनको पकड़ा गया, और उनके मोबाइल तुरंत सबको सीज करके उनसे पूछताछ वहीं से शुरू कर दी गई, और चेन बनती चली गई, और ये चेन ख़त्म होती है वो गुड़गांव में जाकर
ये पूरी टीम उनकी कि उन्होंने एक वहाँ पर बेसमेंट में जाकर, पूरा हॉस्पिटल था जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स वहाँ पर बेड पर थे, जो मुझे पूरा वहाँ पर सीन उन्होंने नरेट किया, और लोग भागने लगे वहाँ से, जो भाग सकते थे, जो आसपास लोग बैठे हुए थे। फिर मरीजों के लिए फिर हमने वहाँ जैसे ही रेड की, उससे पहले ही मैंने सारा जितने भी वहाँ का अधिकारीगण थे उनको सूचित कर दिया, जो नेशनल मीडिया था उसको भी कर दिया, ताकि उसमें कोई भी, लोगों ने कहा था कि ये बहुत बड़ा रैकेट हो सकता है। तो वहाँ उसका फिर उस दिन से लगातार कम से कम 1 महीने तक नेशनल मीडिया में वो कांड छा रहा, और फ्रंट पेज पर हमारी प्रेस ब्रीफिंग, और डीएम थे यहाँ पर अमित घोष, मैं वहाँ एसएसपी था, लगातार हम लोग ब्रीफ करते रहे। और उसके बाद हमने जब ये पूरा गैंग पकड़ लिया, जिसमें डॉक्टर अमित जो मेन सरगना था वो भाग गया था, वो काठमांडू चला गया, लेकिन हमने काठमांडू भी संपर्क किया और उसके बाद उसको वहाँ से अरेस्ट कराया। वहाँ की पुलिस ने हमें हैंड ओवर कर दिया, यहाँ लाया गया। लेकिन मैंने देखा कि इसके इंटरनेशनल तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसमें जो बेनिफिशरीज थे वो बहुत सारे अमेरिका और तमाम देशों, यूरोप के देशों से, ऑस्ट्रेलिया से वो वहाँ पर आए हुए थे। और डॉक्टर अमित को जब पकड़ा गया तो उसमें बहुत सारे और खुलासे हुए कि वो बहुत सारे ऑपरेशंस कर चुके थे। एक डॉक्टर थे उसमें फिजिशियन जो मेरठ के थे, सबसे पहली गिरफ्तारी उनकी हुई थी, और उसके साथ और जो इनके साथी थे, फिर उनको पकड़ा गया, प्रोसिक्यूट किया गया, इनको सज़ा हो गई। पूरा रैकेट ही था। हाँ, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही मैंने फिर से एक बार ये न्यूज़ पढ़ी कि एक रैकेट और पकड़ा गया किडनी का। अभी एक कानपुर में पकड़ा गया था, लेकिन उससे पहले एक और रैकेट पकड़ा गया था, और मैंने देखा कि उसी डॉक्टर अमित का नाम उसमें फिर आ गया। इसका मतलब कि वो छूटने के बाद सज़ा भी काट आया, उसके बाद फिर उसने वही धंधा शुरू कर दिया। तो बदमाश मानते नहीं हैं वो, क्योंकि ये बहुत ही, उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इसमें चार्ज किया जाता था उनसे, लेकिन गरीब लोगों की किडनी निकाल के, कई लोगों को तो पता भी नहीं होता था उनकी किडनी निकल गई है, तो उनको लालच देकर उनको भर्ती कराया जाता था, क्योंकि लंबी प्रक्रिया होती है किडनी में, मैचिंग कराना, टेस्ट होने बहुत सारे, और लॉ उसके सख्त खिलाफ है कि आप किसी, केवल अपने नियर रिलेटिव ही आपको कोई डोनेट कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते। हाँ, पर अभी डोनेशन का क्या प्रोसेस है सर? अभी भी ये आपको अप्रूवल लेना पड़ता, कमिश्नर को इसकी अथॉरिटी बनाया हुआ, और आपको अप्लाई करना पड़ता, उसमें बताना पड़ता कौन किडनी डोनर है, और वो आपके निकट रिलेटिव ही होने चाहिए, और कोई नहीं दे सकता आपको। ठीक बात है। ऐसा ही एक रैकेट ट्रांसफ़र केस था मुख्तार अंसारी का सर जी। उसमें आप उनको पंजाब से उत्तर प्रदेश लेके आया जा रहा था, और उसका ज़िम्मा आपको सौंपा गया था। उस मुख्तार अंसारी काफ़ी बड़ा माफिया था, सबको पता है, हाँ, और वो बहुत नाम था विधायक भी रहे, कई केसेस थे कई सारे दंगों में, जो मऊ के दंगे हुए उसमें उनका आपने देखा होगा, जीप पर AK-47 लेकर और पूरा लोगों से बातचीत वो करते हुए, एड्रेस करते हुए, ये सब फ़ोटो वायरल हुए थे, काफ़ी जो वीडियोस वायरल हुए थे उस समय। तो ये पंजाब में जाकर वहाँ की जेल में पता नहीं कैसे मैनेज कर रहे थे, वहाँ से निकलना नहीं चाहते थे, यूपी नहीं आना चाहते थे, लेकिन वो सब ऐसा क्यों रहा? इनको ये डर था कि शायद वहाँ जो सुविधाएं इनको वहाँ मिलती होंगी उस समय, क्योंकि वहाँ लगता था कि इन्होंने वहाँ कुछ अपना किया होगा सेटिंग, जिस तरह से गवर्नमेंट में या वहाँ की जेल अथॉरिटीज़ से। जेल में सेटिंग हो जाती है सर? ये सब होते रहते हैं, बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे, जेल में बहुत सारी रेड्स भी होती हैं, और ऐसे मिली भगत के, लोगों को सुविधाएं देने के, यहाँ तक कि फ़ोन यूज़ करने के बहुत सारे केसेस अब तक आए हैं, और लोगों को सजाएं भी मिलती रहती हैं। तो ऐसा ही कुछ इनका रहा होगा, तो ये आना ही नहीं चाहते थे यहाँ पे, जबकि इनके बहुत सारे केसेस यहाँ पर लगे रहते थे, लेकिन ये किसी भी तरीके से यहाँ आने के पंजाब पुलिस से उनको नोटिस अब बाद में इनको यहाँ के लिए हमने ट्रांसफ़र कराया, और फिर उसका जो ट्रांसफ़र हुए तो उसमें पूरा लाने का जिम्मा मुझे दिया गया, उसका नोडल अधिकारी मुझे बनाया। कितने पुलिस ऑफिसर्स थे सर जो लेके? उसमें हमने पूरी टीम उसमें लगाई थी। ऑफिसर? हाँ, उसमें जो है करीब काफ़ी लोग इन्वॉल्व रहे, क्योंकि रूट पर भी बहुत पुलिस उसमें लगानी पड़ी थी, और नेशनल मीडिया की गाड़ियाँ लगातार पीछा करती रहीं, तो हमने कई जगह इसमें पूरा उनको सरप्राइज एलिमेंट भी दिया कि वो जहाँ उनको बताया गया था वहाँ से दूसरी जगह से हमने कर दिया, चेंज कर दिए, कुछ रास्ते चेंज किए, ताकि उद्देश्य यही था कि हम वहाँ पर उनको ठीक हालत में वहाँ पर ले आएँ, ताकि कोई भी माफिया लोगों का क्या है कि आपस में भी दुश्मनी होती है बहुत सारी, अपने गैंग के लोग भी जो गवर्नमेंट को भी डिस्क्रेडिट करने के लिए कुछ कर सकते हैं, और साथ ही खतरे बहुत सारे रहते हैं। सर, तो ऐसे केसेस में सिर्फ पुलिसिंग नहीं होती है, एक पूरी इंटेलिजेंस ही होती है, एक इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है ऐसे मामलों में, क्योंकि इंटेलिजेंस पुलिस में जो पुलिसिंग की जो रीड है वो इंटेलिजेंस है, क्योंकि इंटेलिजेंस अगर आपके पास अच्छी है, आप जान रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है,
तो आप अच्छा एक बेहतर आप अरेंजमेंट कर सकते हैं उसके लिए। फिर उनका दिखाया गया कि जेल में कार्डियक अरेस्ट से ही डेथ हुई। जेल में कई बार, एक बार और वहाँ सीन क्रिएट किया गया था। बताते हैं कि वहाँ काफ़ी लंबी लंबी जो है वो कन्वॉय बना के उनको निकाल दिया एक बार बहाने से इलाज के लिए। तो इस बात को बड़ा सीरियसली लिया गवर्नमेंट के द्वारा, और इस मामले में वहाँ के एक एडिशनल एसपी को सस्पेंड करना पड़ा जो उसके इंचार्ज थे, कि उन्होंने क्यों इस प्रकार इतनी सारी फोर्स वगैरह क्यों लगाई उनके लिए, जबकि ऐसा माफिया के लिए कोई ऐसी सुविधा ऐसी नहीं है कि उनको महिमा मंडित करने के लिए उनके साथ एक बहुत बड़ी कन्वॉय लगा दी जाए। वो तो चाहते हैं ये, क्योंकि वो ना केवल माफिया बल्कि वो नेतागिरी भी कर रहे हैं। नेताओं को ये पब्लिसिटी चाहिए कि उनका नाम मीडिया में आता रहे, लगातार लोग उनको याद रखें। लेकिन जो इनके कारनामे हैं अब उसके अंजाम सभी को कहीं ना कहीं झेलना पड़ता है, वही इनके साथ हुआ। ठीक बात है। इनकी डेथ जेल में ही हुई? इनका मैं वहाँ से छोड़ चुका था उसके बाद। उसके बाद इनका रहती थी तबीयत तो इनकी ख़राब रहती थी, कुछ ना कुछ इश्यूज इनके साथ रहते थे। लेकिन आरोप लगाए गए थे कि खाने में कुछ दे दिया गया, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। मुझे लगता है कि जो मेडिकल रीजंस की वजह से ही इनकी डेथ हुई। आपने अपने कार्यकाल में मल्टीपल गवर्नमेंट्स के साथ काम करा, चाहे वो बीएसपी है, सपा है, कांग्रेस के साथ भी करा, तो कोई नोटिसेबल डिफरेंस होता है हर गवर्नमेंट की अप्रोच में, काम करने के तरीके में? लगभग जितनी भी सरकारें बनी हैं सभी पार्टीज़ के साथ मैं कहीं ना कहीं एसपी के रूप में या आईजी एडीजी के रूप में काम किया, और हर पार्टी की अपनी अलग विचारधारा होती है, और मैं देखता हूँ पार्टी के जो वर्कर्स होते हैं ना उसमें डिसिप्लिन का लेवल बिल्कुल अलग अलग रहता है सभी में। और ये कांग्रेस का पहले केवल सपोर्ट से कुछ बने हुए थे, कुछ सरकारें चली, लेकिन पूरी जो कांग्रेस सपोर्टेड गवर्नमेंट में मैं नहीं रहा उस समय। हाँ, लेकिन केंद्र में उस समय जो है कुछ समय जो है ये कांग्रेस की भी गवर्नमेंट रही। स्टेट में मैं देखता हूँ कि मुख्यमंत्री का जो ऑरा होता है, जो मुख्यमंत्री का पद है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो गृह मंत्रालय है जिसमें पुलिस काम करती है जिसके अंडर, वो अमूमन गृह मंत्री मुख्यमंत्री ही रहते हैं, क्योंकि गृह विभाग शायद ही कभी किसी को दिया गया हो। गृह राज्य मंत्री तो कई बार बने हैं, लेकिन कैबिनेट के जो गृह मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री ही रहते हैं। तो हमारा ज़्यादातर जो पुलिस का सरोकार पड़ता वो मुख्यमंत्री जी से। तो मैं देखता था कि हर मुख्यमंत्री की अपनी क्वालिटीज़ होती थी। क्या नोटिसेबल डिफरेंस होता है? बहुत सारे मुख्यमंत्री पुलिसिंग में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन कुछ मुख्यमंत्रियों का मैंने देखा कि वो सीधे सीधे अपने कार्यकर्ताओं के लिए कई बार फ़ोन भी लगाएंगे, बातचीत करेंगे, इलेक्शंस में भी जो है बातचीत करेंगे, तो कहेंगे कि ज़रा हमारे आदमी के बारे में इसमें बताइए, इसमें थोड़ी मदद तो कीजिए। मुख्यमंत्री का भी एक पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है पुलिसिंग पे? हाँ, ये तो चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुख्यमंत्री का पॉलिटिकल प्रेशर हमेशा पुलिस के ऊपर बना रहता। कोई भी ऐसा कदम जिससे रूलिंग पार्टी की छवि खराब हो सकती है, उसको दे डोंट टेक इट वेरी काइंडली। सपोज इफ वी आर डूइंग सम एक्शन अगेंस्ट एनी ऑफ देयर वर्कर्स, तो डेफिनेटली दे आर नॉट टेक इट वेरी काइंडली। और ऐसे मौके बहुत सारे आए, जैसे मुख्यमंत्री जी से मैं एक आपको बताता हूँ इंसिडेंट। मैं था एसपी प्रतापगढ़, तो वहाँ लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन चल रहे थे, और वहाँ के जो पंचायत राज मंत्री थे वो काफ़ी हस्तक्षेप करते थे। कई बार फ़ोन करें, वो मुख्यमंत्री जी के आवाज़ से फ़ोन मिला दें कि बात कीजिए, और अपने कैंडिडेट्स के बारे में कि वहाँ क्यों पकड़ लिया, उसको क्यों गिरफ्तार कर लिया, वहाँ मतलब वो कुछ ना कुछ फेवर चाहते थे। फैक्ट ये था, हालांकि डीएम की भूमिका ज़्यादा होती है, लेकिन वो डीएम को फ़ोन ना करके मुझे भी कई बार, क्योंकि हम जहाँ थोड़ा सा रोक लगाते गलत कामों पर, तो फिर वहाँ उनको थोड़ा कष्ट होने लगता था। इसी बीच एक बहुत बड़ी घटना हो गई। वहाँ प्रतापगढ़ में इलेक्शन ऑब्जर्वर आए हुए थे, और आप यू वोंट बिलीव कि मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में देखा था कि 17 ऑब्जर्वर, इलेक्शन ऑब्जर्वर अपॉइंट किए गए थे वहाँ, वो भी जिला पंचायत के चुनाव में, जबकि अमूमन एक ऑब्जर्वर या 2-3 ऑब्जर्वर, इससे ज़्यादा कहीं नहीं देखे मैंने। तो वहाँ जितने ब्लॉक थे उतने ही ऑब्जर्वर, और उनके ऊपर भी एक चीफ ऑब्जर्वर, और ठीक ही चल रहा था, क्योंकि लोगों को वहाँ का जो पॉलिटिकल टसल होती है उसके बारे में बहुत ज़्यादा, जो लोग जानते हैं प्रतापगढ़ को, राजनीतिक बड़ा संघर्ष रहता है वहाँ, सब पार्टियाँ काफ़ी मजबूत हैं, और फिर कई उसमें लोगों के नाम उसमें भी लिए जाते हैं कि वो माफिया हैं। तो इस तरह के वहाँ आरोप लगते रहते हैं। वहाँ एक ऑब्जर्वर थे, पड़ोस के रहने वाले थे, जौनपुर ज़िले के, और उनकी ड्यूटी वहाँ पर लग गई।
तो जब वो आए, वो हमारे जो जिलाधिकारी थे उस समय उनके साथी भी थे, उनके साथ ट्रेनिंग किए हुए थे, तो तब उनकी एक तब वो पर्सनल जो फ्रेंडशिप थी। इलेक्शंस थे वो जो स्लिप वाले होते थे या डिजिटलाइज थे? वो उस समय जो है पूरा वो बैलेट पेपर्स पे ही होता था। ठीक है। हाँ, बैलेट पेपर पर चल रहा था। तो मुझे कईयों ने बताया, कई लोगों ने सूचना दी कि साहब ये जो ऑब्जर्वर आए हैं ये रोज़ाना शराब पीकर वहाँ पर पब्लिक के साथ बैठते हैं। तो मैंने डीएम को ये बात बताई कि इनके बारे में इंटेलिजेंस की ये सूचना आ रही है कि ये दारू पीकर वहाँ पर वहाँ के लोकल नेताओं के साथ बैठ रहे हैं। उसने कहा यार ये तो पीते ही हैं, अब क्या करें, इनको कैसे रोकें। उनको समझाया भी। काउंटिंग का दिन आ गया और काउंटिंग के दिन अचानक पता चला कि वो कहीं शराब पीने किसी के एक वहाँ पर सिटिंग एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, समाजवादी पार्टी के, वहाँ ड्यूटी लग गई उनके उनकी। साथ बैठ गए। और वहाँ से जब वो वापस लौट कर आए तो डीएम के आवास पर उनको लाया गया और मैं और डीएम हम दोनों बाहर थे। वो डीएम वहाँ थे नहीं मौके, वो अपनी कोठी पर, वो वहीं आकर रुके हुए थे उनके बराबर के कमरे में, क्योंकि मित्र थे वो आपस में। अब रात में मैं आकर सोया ही था, पूरे दिन के थके हुए। थोड़ी देर में देखा तो हमारे घर में जो फॉलोवर थे उन्होंने आके बताया कि डीएम साहब आपसे मिलने आए हैं साहब। मैंने कहा अभी तो गए थे डीएम साहब, 3 बजे रात में कैसे मिलने आए? तो मैं गया तो बड़े बहुत घबराए हुए थे। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कप्तान साहब वो राम सिंह की डेथ हो गई। मैं कौन? मैंने सोचा एक राम सिंह नाम का कैंडिडेट भी वहाँ पर चुनाव लड़ रहा था, उसके चुनाव में काफ़ी लोग हेरा फेरी कर रहे थे। मुझे लगा कि शायद वो इस दबाव में कहीं हार्ट अटैक ना हो गया हो। तो मैंने कहा कि वो वैसे तो काउंटिंग वगैरह ठीक ठाक हुई है। उसने कहा नहीं, काउंटिंग से मतलब नहीं है, वो जो ऑब्जर्वर आए हुए थे उनकी डेथ होगी। मैं कहाँ होगी डेथ? क्या लगा वो मेरे बंगले पर पड़े हुए हैं। तो मैं हो चुकी है डेथ? डॉक्टर ने कहा कि नहीं, डॉक्टर ने तो अभी नहीं देखा। मैं कौन लाया था उनको? उन्होंने कहा कि वो जो एमपी हैं यहाँ पर सीएन सिंह, वो छोड़ कर गए हैं वहाँ पर। और मैंने सीएन सिंह को ही फ़ोन लगाया। मैंने कहा आप वहाँ कहाँ छोड़ा है उसको, बीमार आदमी को? हॉस्पिटल कौन ले जाएगा? फिर डीएम की टीम लगाई, सीएन सिंह को बुलाया, उन्होंने ले जाकर उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया, लेकिन ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। ओके। उनकी डेथ हो चुकी थी। हाँ। अब तो वहाँ पर हंगामा हो गया। ऑब्जर्वर को मार दिया, ऑब्जर्वर की हत्या कर दी, सीएन सिंह ने हत्या कर दी जो एमपी है। अब पूरी वहाँ जांच पड़ताल हुई। उसके बाद अगले दिन उनका पोस्टमार्टम हुआ। सारे वहाँ के मिनिस्टर, एमएलए, एमपी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर बैठ गए और वहाँ हंगामा शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि जी सीएन सिंह को पकड़िए, एमपी को। तो मैंने कहा दीजिए, कोई तो लिख के देगा ना, तहरीर दीजिए, एफआईआर लिखाइए, फिर देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में जो दोषी होगा उसको जो वो जेल जाएगा। खैर पोस्टमार्टम हुआ। एफआईआर लिखने के लिए 10 बार एफआईआर लिखी गई, 10 मतलब वो एप्लीकेशन लिखे और बार बार कभी किसी का नाम कभी किसी का नाम। फाइनली उन्होंने किसी का नाम तब तक एफआईआर में दिया नहीं और गुम ऐसी गोलमोल एक एफआईआर लिख के कि ये जो है एफआईआर लिख दीजिए, उसमें सीएन सिंह का नाम नहीं था। सीएन सिंह को हमने कोतवाली में बिठा लिया, जो सिटिंग एमपी थे वहाँ के, कि हमें लग रहा था कि शायद इनका नाम आएगा। हाँ, सिक्योरिटी पर्पस की वजह से बिठाया था उन्हें वहाँ। हाँ, सिक्योरिटी भी, क्योंकि उन पर हमला भी हो सकता। तो दूसरा ये भी था कि वो संभावित कल्प्रिट भी हो सकते थे। कहीं ये शक किया गया था कि अगर शराब में कहीं जहर मिलाने की या इस तरह की कोई पुष्टि हो जाती है तो निश्चित रूप से फिर इनको मारा गया। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ आया नहीं। और जो इशारा हो रहा था, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई, तो उसमें लग रहा था कि हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट की वजह से उन्होंने, क्योंकि उसके लिए पैनल बना था, उन्होंने रिपोर्ट दी। अब उनको शाम को जब छोड़ा जाने लगा, वो लगा कि उनको अब क्या करेंगे, वहाँ बैठाना कितनी देर बैठा सकते हैं, कि तब तक किसी ने कहा नहीं। लेकिन रात में जब उनको छोड़ दिया गया, उसके बाद जो फ़ोन आता है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उस समय बड़े बुजुर्ग मुख्यमंत्री थे राम प्रकाश जी, उनका आया। उन्होंने कहा कि सीएन सिंह हैं जो एमपी हैं समाजवादी पार्टी के, इनको आप जेल भेज दीजिए। मैंने कहा सर वो तो जा चुके, उनमें अब किस चीज़ में जेल भेज दूँ? तो छोड़ दिए, पूरे दिन बैठे रहे थाने पर। उन्होंने कहा नहीं, उनको भेजिए। तो मैंने कहा सर ये इन्वेस्टिगेशन जो किसी से करा लीजिए, जब कोई फिक्स हो जाएगा या तो मुझे दे दीजिए छूट, कि मैं इन्वेस्टिगेशन वगैरह जब फेयर हो जाएगी उसके बाद अगर उसका नाम आएगा तो फिर पकड़ लेंगे। लेकिन उसमें उनको संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप पकड़ के इसको बंद कीजिए। लेकिन बाकी जो पार्टीज़ थी उनका भी ये था,
उनका मत था कि वो उसका दोष नहीं है, वो शराब पीने से ही उनकी पर डेथ एक हुई जब है। स्वयं मुख्यमंत्री ही एक पॉलिटिकल प्रेशर बना रहा है कि उसे पकड़ना है, तो कभी फियर या ऐसे वो नहीं हुआ? उसमें कई तरीके होते हैं फिर। जैसे मुख्यमंत्री जी ने जब मुझे फ़ोन किया तो मैंने फिर अपने आईजी को, डीआईजी को और डीजीपी साहब से बात की कि सर इस तरह की स्थिति है और ये है फैक्ट्स, अभी तक ये हैं। तो ऐसे में जो प्रोफेशनल ऑफिसर्स होते हैं ना, वो सही स्टैंड लेते हैं, वो गाइड कर देते हैं। भले ही उसमें मैं मुख्यमंत्री जी के बारे में जानता था। मुख्यमंत्री जी का कई बार मैंने देखा कि वो ऑर्डर, अभी एक ऑर्डर आया है, 2 दिन बाद दूसरी तरह का ऑर्डर आ जाता था। एक एग्जांपल उसका भी बताता हूँ मैं आपको। लोगों को गनर्स की बड़ी ज़रूरत होती है, वो कहते थे कि हमें गनर चाहिए। तो वहाँ से एक एप्लीकेशन लिखते कि मेरी सुरक्षा को खतरा, और सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से उसमें लिखवा देते और उनके साइन करते, और वो एक बात लिख देते बस, स्वीकृत। स्वीकृत लिख के उसके बाद साइन कर देते, वो ला के वो हमें दिखाते। वो ऐसे बहुत सारे आदेश आते थे। फिर प्रोवाइड कराना पड़ता होगा ऐसे में प्रोवाइड गनर्स? एक आध बार तो कर दिया, लेकिन अब कितनों को करेंगे। तो मैंने फिर उसके लिए वो डायरेक्ट एंटरटेन करना मान लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई आदेश किया तो वो गृह विभाग को भेजना चाहिए, गृह विभाग से उसका आदेश हमारे पास आना चाहिए। हाँ, अब ये क्या राइट चैनल प्लेन होगा। एप्लीकेशन पे अब कोई फर्जी भी मान लिया हस्ताक्षर बना लेगा तो क्या पता चलेगा हमें कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से आया, कहाँ से आया। तो ऐसे मामले में हमने कई जगह रिफ्यूज़ कर दी। अब ऐसे में ये एक बदमाश जो है वो करा लाया स्वीकृत, उसको जब गनर दे दिया गया तो वहाँ हड़कंप मच गया। उन्होंने कहा साहब ये बदमाश को कैसे गनर मिल गया। हमने बताया कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वीकृत किया है, इसका गनर के लिए कहा है, अभी आदेश इसका आ जाएगा, फिलहाल तो ये एप्लीकेशन पे जो उन्होंने साइन करके दिया हमने गनर दे दिया। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसे मैं भी लिखवा लाता हूँ, इसका गनर आप वापस कर लेंगे, मैं आप ले आइए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश। वो गए, उन्होंने एप्लीकेशन लिखी माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इस तरह से ये बदमाश है, इसको गनर दिया गया, इसका गनर जो वापस किया जाए, उस पर भी स्वीकृत लिख दिया उन्होंने। तो हर एक पे वो तो स्वीकृत लिख देते थे, स्वीकृत कर उन्होंने भेज दिया, हमने उसी से गनर वापस कर दिया। तो ऐसे बड़े सारे इंसिडेंट होते हैं। कई बार बहुत सारी चीज़ों को ब्यूरोक्रेट्स को बताना चाहिए अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है अपने कार्यकर्ताओं का। जब वो प्रेशर बनाते हैं तो कई बार वो कर देते हैं आदेश ऐसा जो नियमतः वो और स्टैंड करने इससे लायक किसी नहीं को है। नुकसान नहीं हो रहा, जो किसी के लिए घातक नहीं है फिर वो। जी। तो हमने फिर इस तरह के मामलों में फिर हमें बताना चाहिए, तो सही आदेश आ जाते हैं फिर। और इसमें रोल होता है प्रोफेशनल ऑफिसर्स का। इसी बात के लिए ब्यूरोक्रेट्स को रखा जाता है कि वो सही उनको गाइड करेंगे या बताएंगे या सही सलाह देंगे, और उसके बाद ताकि नियमतः जो आदेश होने चाहिए उस तरह के आदेश हों। ये वाले तो केसेस थे जब वहाँ से फेवर आ रहे हैं। कभी ऐसा कोई केस हुआ कि आपने किसी गैंगस्टर को या किसी आरोपी को पकड़ा और सिर्फ एक कॉल की वजह से आपको उसे छोड़ना पड़ा? ये तो शायद कभी हुआ नहीं हमारे साथ तो। हाँ, लेकिन मेरे एक मित्र ज़रूर बताते थे, वो कप्तान थे, मैं एक ज़िले में था, वो दूसरे ज़िले में थे, तो उन्होंने बताया वो बड़े संकट में थे कि क्या करूं। तो उन्होंने जब इंसिडेंट बताया, वही मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ के जो जिलाध्यक्ष थे रूलिंग पार्टी के, उनका नाम मर्डर में आ गया। अब वो कप्तान साहब का कहना था कि कई बार मुख्यमंत्री जी ने फ़ोन किया कि भाई इसका देख लीजिएगा, हाँ ये गलत फंसाया जा रहा है इनको। लेकिन इन्वेस्टिगेशन से कप्तान साहब बिल्कुल मुतमईन थे कि ये दोषी है, इन्होंने ही मर्डर कराया है। तो उन्होंने आगे इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। अब मुझे बाद में बताया गया कि कप्तान साहब को वहाँ तलब किया गया लखनऊ, और लखनऊ में बुलाकर फिर उनको बड़ी डांट मारी गई कि मैं सस्पेंड करता हूँ आपको, मैं आपके खिलाफ़ कार्रवाई करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। लेकिन वो कप्तान साहब भी जो है वो बहुत ही बेहद ईमानदार, अपराइट ऑफिसर, और पूरे प्रदेश में उनकी एक बहुत अच्छी छवि थी। सब जानते थे कि वो कुछ गलत नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने बाद में देखा, उनको धमकी तो दी सस्पेंड करने की, सस्पेंड तो नहीं किया लेकिन हाउस जिले से हटा दिया उसको। तो किसी रिमोट इलाके में भेज दिया होगा। तो कई बार ये है जो अपराइट ऑफिसर्स होते हैं, ईमानदार अधिकारी होते हैं, वो ये प्रेफर करते हैं, दे प्रेफर टू बी ट्रांसफर्ड, लेकिन वो फिर गलत काम नहीं करते, क्योंकि उसकी जवाबदेही रहती है ना, फिर कोर्ट में भी आपको जवाब देना है, और सबसे बड़ा जवाब तो आपको ईश्वर को देना है कि आप जो है अपनी कॉन्शियंस से बाहर नहीं जा सकते, उसको अपने आप को भी तो जवाब देना है कि हमने गलत काम किया। कभी आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़ा जो प्रोफेशनली तो ठीक था पर पर्सनली बहुत ही टफ था? प्रोफेशनली बहुत ही क्योंकि टफ था। बहुत प्रोफेशनली बहुत ही इजी था पर पर्सनली वो बहुत ही टफ रहा, क्योंकि ऐसे अगर ऐसे फियर हैं, ऐसे डराया जा रहा है, धमकी दी जा रही है,
तो पर्सनली उन 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 डिसीजंस के बहुत नुकसान हो जाते हैं। तो कोई ऐसा केस हो जब आपको प्रोफेशनली डिसीजन लेना बहुत इजी हो, पर उसका ड्रॉबैक पर्सनल ड्रॉबैक हो, वो पर्सनली बहुत नेगेटिव रहा हो वो डिसीजन। ऐसे कई बार होते हैं कि कप्तान हम हैं लेकिन डिसीजन कोई और ले रहा है। ऐसे मामले भी कई बार हुए। एक बार एक नई प्रथा चलाई गई थी यूपी में, कैबिनेट सेक्रेटरी बनाने लगे। अब वो कैबिनेट सेक्रेटरी ना आईएएस थे ना आईपीएस थे, वो कौन थे? वो एक पायलट थे। उनको कैबिनेट सचिव बना दिया और पावर दे दी गई कि सारे आईएएस सारे आईपीएस को। कौन से सन की बात है? शशांक शेखर सिंह हुआ करते थे। तो अब उनका वो कई बार ऐसे आदेश दे देते थे। वो कई बार कप्तान को लगता कि वो कप्तान नहीं मानेगा तो नीचे एडिशनल एसपी को किसको बता देते कि नहीं इसमें ये करना है। तो ऐसे कई एम्बेरसिंग सिचुएशन आई जिसमें प्रोफेशनली हम लोगों की राय नहीं थी कि ऐसा हो, लेकिन कई बार वो डायरेक्ट जो है थानेदार तक को फ़ोन करके कैसा महसूस होता है सर उस पल में जब वो उस समय लगता है कि हम कहीं ना कहीं कई बार मजबूर हैं पॉलिटिकल पावर के सामने। तो उसमें दो ही चीज़ें रहती हैं कि या तो आप हट जाएं, और हटना भी क्या, वो आपको आइसोलेट कर देते हैं उस सिस्टम से, क्योंकि पुलिस का भी बहुत बड़ा सिस्टम है। पुलिस में कई बार पता चला कि आप कप्तान नहीं चाहता कि कुछ होना, लेकिन पता चला आपको डायरेक्ट जो, क्योंकि सभी पावर जो सीआरपीसी के अंतर्गत जो पावर्स होती हैं ज़्यादातर पावर्स वो थानेदार के पास है, एसएचओ के पास है। किसको छोड़ना है किसको पकड़ना है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ज़्यादातर मामलों कप्तान थोड़ी करता है। ये इन्वेस्टिगेशन का काम तो सब इंस्पेक्टर करते हैं। अब किसी वरिष्ठ अधिकारी ने केवल उसी को डायरेक्ट बोल दिया कि नहीं इसमें ये होना, अब वो कप्तान को भी जो कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं लोग। ऐसे वाकये कई बार होते हैं, लेकिन बाद में फिर लगता है कि हाँ ये गलत हुआ। तो करप्शन भी एक उन्हीं में से केसेस है। करप्शन एक आम इंसान को बहुत फ्रस्ट्रेट करता है क्योंकि ये सिस्टम को खोखला ही कर देता है। तो करप्शन के ऐसे कोई केस जो आपको लगा कि बहुत इंस्टीट्यूशनली गलत हो रहा है? ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो है जो दबाव बनाया जा रहा है वो किस वजह से बनाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें करप्शन का कोई ना कोई पुट शामिल है। कई बार हमारे ऊपर दबाव होता था कि क्षेत्र में गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, शराब के ठेके 10 बजे बंद हो जाने चाहिए। अब हमारे जो अधिकारी, हम भी अपने जो मीटिंग में अपने थानेदार को, अपने चौकी इंचार्ज को, सबको बताते थे कि किसी के क्षेत्र में 10 बजे के बाद शराब नहीं बिकेगी, बदमाशी नहीं होगी। अब वो जब बंद करते तो पता चला वहाँ पर बहुत बड़े बड़े नाम थे जो सीधा फ़ोन आता था कप्तान के पास फिर कि भाई ये क्यों कर रहे हो आप। ऐसा ही एक मामला एक बार मेरठ में था, मैं एसएसपी था, तो हमारे थानेदार ने कुछ वो ठेके इस तरह के जो बिना टाइम के वो शराब के वितरण कर रहे थे, ऐसे लोगों को पकड़ लिया। ऐसी एक बार मामला हुआ, मैं एएसपी के पद पर था, लोनी में चुनाव चल रहे थे और वहाँ पर एक शराब का ट्रक जा रहा था, उसको सीज कर लिया गया, पकड़ लिया गया। चुनाव के दिन शराब का वितरण हो रहा था। अब ऐसे में फिर फ़ोन सीधा ऊपर से थानेदार को आता, क्योंकि उन्होंने वो कप्तान को करके एक फ़ोन मेरे पास जब मेरठ में आया, उन्होंने कहा भी ये क्या है, ये पुलिस का काम थोड़ी है कि ठेके बंद कराना, एक्साइज ऑफिसर देखेगा। मैं सर पूछा तो हमसे जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर क्यों खराब है, मान लिया वहाँ देर तक ठेका खुलेगा और वहाँ कुछ गुंडागर्दी हो जाएगी, चाकूबाजी या कोई बात हो जाएगी, तो उसका जवाब तो मुझसे पूछा जाएगा ना। तो वो समझ जाते हैं कि ये जल्दी से मानने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर वो कहीं अपनी बचाव तो कर ही लेते हैं। जैसे ट्रक को मैंने पकड़ा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि हमारे एक अधिकारी ने उसको छुड़वा दिया वहाँ से। उन दिनों आप देखेंगे कि एक बड़ा फेमस नाम रहा पौंटी चड्डा। पौंटी चड्डा के जितने भी शराब के ठेके हों, इवन जो जिन क्षेत्रों में उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था उनमें भी उनका नाम होता था। और यहाँ तक पता चलता था मुझे कि पौंटी चड्डा एक्साइज ऑफिसर्स की मीटिंग ले रहे हैं, एक्साइज के अधिकारियों के साथ रेड में अपने आदमी भेज रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये सब पॉलिटिकल जो मिली भगत के कारण होती है। और उसमें आप जो बता रहे हैं करप्शन का एक पुट रहता है। जब तक ये सब रुपए पैसे से अगर प्रभावित नहीं किया गया तो कोई भी पॉलिटिशियन इस तरह से नहीं करेगा। और लेकिन ये गलत काम है, इसके लिए जो है अधिकारियों को कहीं ना कहीं स्टैंड लेना चाहिए। तो हम लोगों ने जहाँ जितना पॉसिबल था हमने स्टैंड लिया और उसको रोका, उस चीज़ को। हमने जो नियम कायदे कानून जो बने हुए थे उनका पालन कराने के लिए पूरी कोशिश की। उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे गैंग नेटवर्किंग की बातें बहुत देखने को मिलती है। अभी तो मूवीज़ तक में आ रहा है, धुरंधर मूवीज़ में कितना जिक्र हुआ, कैसे होता है। तो अभी पर कुछ 10 सालों में
यूपी में क्राइम काफ़ी कम हुआ है, चाहे वो रेप केसेस हों, चाहे करप्शन केसेस हों, चाहे मर्डर केसेस हों, किडनैपिंग केसेस हों, हर केस की परसेंटेज काफ़ी डाउन है पिछले 10 सालों में। आप क्या कारण रहा होगा कि ये स्टैटिस्टिक्स बेटर हो रहे हैं? इसमें देखिए प्रोफेशनल पुलिसिंग का बहुत बड़ा रोल है। और जैसा कि आपने बताया कि जो पुलिसिंग है वो भी एक पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर ही चलती है। ऊपर पॉलिटिशियंस जो बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल विल है या नहीं है क्राइम कम करने की? अगर पॉलिटिकल विल है तो फिर पुलिस कुछ भी कमाल दिखा सकती है। वो यही हुआ उत्तर मतलब प्रदेश में। फिलहाल आज 2024 का रिकॉर्ड देखें तो देश का 7% क्राइम यूपी में है, जो कि आज से 10 साल पहले काफ़ी ज़्यादा, 10-12 साल पहले काफ़ी ज़्यादा था। तो क्या ये चेंजेस बीजेपी सरकार में आने की वजह से हुए हैं? क्या इनमें मुख्यमंत्री योगी जी का कोई रोल है? देखिए बीजेपी सरकार तो अन्य प्रदेशों में भी है, लेकिन योगी जी का जो पुलिसिंग का मॉडल है वो वास्तव में डिफरेंट है। आप देखा होगा कि लोग जो कहते हैं बुलडोजर जस्टिस, कई बार कहते हैं कि माफियाओं को यहाँ ज़मीन में मिला दिया जाएगा। तो इस तरह के स्टेटमेंट से आप समझ सकते हो कि पॉलिटिकल विल क्या है। पॉलिटिशियन ये चाहते हैं कि क्राइम नहीं होना चाहिए और पुलिस उसमें फिर जी जान लगा देती है कि जो उनका मैंडेट है उसको पूरा किया जाए। और उसके लिए कई बार आरोप भी लगते रहते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि यहाँ इनकाउंटर हो रहे हैं जी, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। कई बार कहते हैं कि ये हाफ इनकाउंटर हो रहे हैं, ये नया तरीका है, या किसी क्रिमिनल का घर तोड़ दिया जा रहा। लेकिन कई मामलों में वो कोर्ट में जाके जब उसकी स्क्रूटनी होती है तो कई मामले ऐसे भी पकड़े भी जाते हैं। लेकिन पुलिस मैंने देखा बाय एंड लार्ज ज़्यादातर मामलों में बड़ी सफाई से काम कर रही है। जो कानून की दृष्टि में जो ठीक लगता है उस तरह से काम करके वो और उसको क्राइम को कम किया गया। लेकिन ये जो 2-3 फैक्टर्स हैं जिसमें पुलिस की संख्या में वृद्धि करना, आप देखेंगे कि लगातार पुलिस की भर्तियां हो रही हैं और उसमें काफ़ी पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। ईमानदारी से जब पुलिस की भर्ती की जाती है तो ईमानदार लोग आते हैं और इफेक्टिव लोग आते ये हैं। पूरे नेशन में हो रहा है? अब पूरे देश की तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कम से उत्तर कम ये देखने में आ रहा है कि यहाँ पर भर्तियाँ खूब हुई हैं। फिर यहाँ महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी बढ़ाया गया है, तो इससे जो है महिला संबंधी जो अपराध है उस पर बड़ा फर्क पड़ा है। फिर साइबर थाने बनाए गए हैं और उसके बाद जो कांस्टेंट जो मॉनिटरिंग की जाती है, जो सीएम पोर्टल पर लगातार वहाँ पर मॉनिटरिंग जो की जा रही है कि क्राइम कितना हो गया, एक एक क्राइम के बारे में जानकारी रखी जाती है। कोई अगर हीनस ऑफेंस हो गया तो फिर उसके बारे में लगातार उसकी मॉनिटरिंग हाईएस्ट लेवल पर करते हैं। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा, क्राइम कम होने लगा है। क्या हम कभी ऐसा दिन देखेंगे जब क्राइम 0% हो जाएगा? देखिए जहाँ मानव है, जहाँ ह्यूमन सोसाइटी है, वहाँ क्राइम जो है जीरो कभी नहीं हो सकता। पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जो एक बड़ा कोई नेशन स्टेट हो जहाँ पर जीरो क्राइम हो। इवन जो प्रोग्रेसिव जो इतने जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें क्राइम हमसे भी ज़्यादा है। आप जैसे यूएसए का एग्जांपल लें तो यहाँ से भी ज़्यादा क्राइम है। वहाँ पूरी पूरी कॉलोनीज़ हैं जो ऐसी कॉलोनीज़ बनाई हुई हैं कि वहाँ पर कोई जाने से डरते हैं लोग। तो इस तरह के कोई भी सोसाइटी बनाया जाना कि जहाँ क्राइम जीरो हो, तो ये बड़ा बेहद मुश्किल काम है। हम उस आइडियल की तरफ जा सकते हैं लेकिन जीरो करना रिकॉर्ड में तो हो जाता है। एक बार ऐसा भी सरकार आई थी कि क्राइम कम होना चाहिए, कम करो, लोगों ने डाटा में कम करना शुरू कर दिया। कौन सी सरकार थी सर वो? ऐसे बीएसपी की सरकार एक बार आई तो बहन जी मायावती जी थी, उनका बड़ा दबाव रहता था कि क्राइम कम होना चाहिए। वो मीटिंग में जो है स्टैटिस्टिक्स में वो क्राइम होता था। अब उसमें उन्होंने जब देखना शुरू किया कि ये क्राइम आपके यहाँ कैसे बढ़ गया, उस पर ही वो सस्पेंड कर देती थी। सारे कप्तान बड़े बड़े अधिकारी थर्राते थे इसमें। अब उसमें क्या तरीका उनके पास, उसमें ये था या तो जो है क्राइम वर्किंग की जाए, क्राइम लिखते नहीं थे लोग, फिर दूसरा लिखते थे तो उसको कई बार एक्सपंज कर देते या उसको चेंज कर देते उसकी धाराएं। तो इस तरह से करके रिकॉर्ड्स में काफ़ी कमी कर दी गई। तो रिकॉर्ड पर जो है कमी की जा सकती है, लेकिन सड़कों पर फिर क्राइम बढ़ जाएगा। अगर आप क्राइम लिखने में ही आनाकानी करेंगे तो अब तो बदमाश तो फिर स्वतंत्र हो जाएगा। बदमाश को पता है कि पुलिस ऑफेंस को लिखेगी नहीं, रिकॉर्ड नहीं करेगी, ना हमें पकड़ेगी, क्योंकि पुलिस तो तभी अरेस्टिंग और बाकी आगे की कार्रवाई करेगी जब क्राइम रिकॉर्ड हो जाएगा। और जब क्राइम रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो फिर तो उनके भी हाथ बन जाएंगे। फिर क्राइम बढ़ता ही जाएगा। फिर एक ऐसी अनएंडिंग चेन हो जाएगी कि क्राइम को फिर आप रोक नहीं पाएंगे। आप इतनी सारी सरकारों में काम करा आपने अपने टेन्योर में, तो आपको सबसे ज़्यादा
इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेने का जो मौका मिला वो कौन सी सरकार के साथ मिला? ये तो माननीय योगी जी की जो सरकार है, इसमें इन्होंने काफ़ी फ्री हैंड दिया। मैंने देखा कि जो हमारी रिकमेंडेशंस होती थी फिर उस पर कार्रवाई होती थी। यहाँ तक कि मेरी एक रिकमेंडेशन पे एसएसपी भी सस्पेंड हुए, एक एडिशनल एसपी सस्पेंड हुए, सीईओ, एसएचओ, तो ये तो भरमार थी। जहाँ भी कोई गलत काम करता लोगों को पता है कि यहाँ रगड़ दिया जाएगा। तो ऐसे लोग फिर करप्शन से भी जो है डरते थे करने से, कोई गलत काम करने से डरते थे और इफ़ेक्टिवली जो है काम करते थे। तो ये दबाव बना के रखा गया और ये पूरी फ्रीडम जो है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर डिपेंड करता है कि मुख्यमंत्री कौन है। अगर वहाँ पॉलिटिकल विल है तो फिर पुलिस उसी हिसाब से काम करती है। 2019 में एनसीसी एक्ट की वजह से पूरा देश सड़कों पे था। उस समय आप कानपुर ज़िले में थे, वहाँ पे भी बहुत दंगे हुए। क्या डिसीजन थी या कैसे हैंडल करा उस सिचुएशन को? एनआरसी में कई जगह मैंने देखा कि कुछ लोगों ने वहाँ मिस हैंडलिंग की थी और जिसकी वजह से एक दो जगह गोलीबारी भी हुई। वहाँ पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी, पब्लिक ने भी कुछ फायर आर्म्स का इस्तेमाल किया। लेकिन हमने वहाँ पूरी तरह से उसको कंट्रोल करने के लिए खुद मुझे सड़कों पर वहाँ उतरना पड़ा और उसके बाद में जब जिस तरह अरेस्टिंग की गई, यहाँ तक कि वहाँ के जो विधायक थे, सिटिंग एमएलए, उनको भी गिरफ्तार कर लिया था हमने। कई पूर्व विधायक थे, उसको भी गिरफ्तार किया क्योंकि वहाँ दंगा फैलाना चाहते थे। और कंट्रोल किया जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ काफ़ी ऐसी लोकेलिटीज़ हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम इंटरफेस होता है और वहाँ कभी भी सड़कों पर जो है पूरी सड़कें भर जाती हैं कई बार जब दोनों कम्युनिटी आमने सामने आती हैं। तो हमारा मुख्य ध्येय ये था कि कम्युनल दंगा नहीं होना चाहिए। भले ही पुलिस वर्सेस पुलिस हो जाए, लेकिन एचएम कहते हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं होना चाहिए वहाँ। तो इसी को लेते हुए मैंने देखा कि वहाँ ये एनआरसी के समय में काफ़ी लोग सड़कों पर आने शुरू हो गए थे, तो हमने रोका, लेकिन वो बढ़ती जा रही थी भीड़। तो उसके बाद में सड़कों पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज़्यादा होंगे? हाँ, काफ़ी सड़कों पर आ गए थे और उसमें एक दो जगह पुलिस को वहाँ गोली चलानी पड़ी और उसका क्योंकि वो कट्टे से और बाकी फायर आर्म से लोग फायरिंग कर रहे थे, तो उसमें कुछ लोग मारे भी गए थे उस समय। लेकिन उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई के बाद से शायद ही वहाँ पर अब उसके बाद से शांति है। कभी कोई सुनने में नहीं आता कि अब ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है इस तरह। एनआरसी केस का हुआ क्या सर? थोड़ा सा एनआरसी केस हमारी ऑडियंस को बताइए अभी क्या। इसमें जब ये सीए और एनआरसी के बारे में जब आंदोलन चल रहा था तो उस समय लोगों ने ये वहाँ पर भ्रांति फैलानी शुरू की कि लोगों की सिटीजनशिप चली जाएगी, जो मुस्लिम है उनकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। जबकि इन एक्ट्स में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि सिटीजनशिप किसी की छीनी जाएगी। केवल ये था कि जो कुछ अल्पसंख्यक वर्ग हैं जो विदेशों में हैं उनको यहाँ पर सिटीजनशिप दी जाएगी। तो इसको लेकर काफ़ी लोगों ने आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए और उसके बाद ये सब कार्रवाइयाँ हुई थी। वेस्ट बंगाल में भी कई धरने हुए, नीचे साउथ में भी हुए। हाँ, दिल्ली में भी हुए, बहुत जगह हुए इस तरह के। कपिल सिब्बल जी के एक पॉडकास्ट चैनल में आज़म खान जी आए थे जो रामपुर से विधायक रहे। उन्होंने कहीं आपका नाम जिक्र करा, क्या केस था सर? ये मामला मैंने देखा, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, उनको नाम याद नहीं था, लेकिन वो इशारा मेरी तरफ ही था। मैं एसएसपी मुरादाबाद के पद पे था। मैं 2007 में वहाँ पर आया था और शायद ये 2007 के जनवरी की बात है। अगले मतलब नए साल का दिन था और मैंने देखा कि एक गाड़ी जो लाल बत्ती लगी हुई वो मुरादाबाद से निकल रही है और वो कांठ रोड की तरफ जा रही है। तो मेरे पास ज़्यादातर वीवीआईपी जितने भी प्रोग्राम्स होते थे मेरी जानकारी में रहते थे, तो मैंने कहा आज कोई वीवीआईपी मूवमेंट तो है नहीं आदर। लेकिन उसी एक दिन पहले रामपुर में एक घटना हुई थी। सीआरपीएफ जो ग्रुप सेंटर है उस पर आतंकवादियों ने हमला किया था, उसमें जवान भी मारे गए थे और ये बहुत बड़ी एक ऐसी घटना थी जो नए साल के दिन टेररिस्ट ने यहाँ पर स्ट्राइक किया था। और उसके बाद उनकी तलाशी जारी थी, दिन में भी हमने तलाशी अभियान चलाया था। तो मैंने देखा कि ये गाड़ी जब वीवीआईपी मूवमेंट नहीं है तो उसमें भी वो इसी तरह से गाड़ी से आए थे। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि इसमें कोई संदिग्ध आदमी हो, तो मैंने चेकिंग के लिए आदेश जारी किए कि ये कांठ रोड पर ये गाड़ी देखी गई है, लाल बत्ती लगी हुई है, इसको चेक किया जाए। वहाँ थाना अध्यक्ष थे और इंसिडेंटली वो भी बाई कास्ट मुस्लिम ही थे और उन्होंने वो गाड़ी वहाँ पर इंटरसेप्ट की। अपना उन्होंने एक बैरियर लगा लिया था
अब उसे लेकर मैंने देखा कि उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही हैं कि मुझे आतंकवादी समझकर वहाँ पर पकड़ा गया, चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया, और जबकि उन्होंने ये बात छुपा गए कि उसमें लाल बत्ती लगी हुई थी और इस तरह से, जबकि वो एंटाइटल नहीं थे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लाल बत्ती नहीं मिलती, उसमें मिनिस्टर्स को मिलती है, या और कोई इस तरह से जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं, या अब तो वो वीवीआईपी कल्चर वैसे भी समाप्त हो गया, लेकिन उस समय था वीआईपी कल्चर, लेकिन तब भी वो एंटाइटलमेंट उनका नहीं था। तो उनको रोका गया इसी चीज़ को, उनको बड़ा बुरा लगा। और वो इंस्पेक्टर शायद उनके क्षेत्र में पहले कहीं रह चुका था, मैं भी एसपी रामपुर रह चुका था उससे पहले, तो उन्होंने इशारा किया कि वो एक एसपी थे, वो शायद मुझसे नाराज़ थे। अब नाराज़गी जैसी कोई बात नहीं थी, हालांकि उनके बहुत सारे कदम ऐसे होते थे, वो पुलिस का बहुत विरोध करते थे, बात बात में छोटी छोटी बातों पर धरना प्रदर्शन करना, पुलिस को बहुत परेशान करने की कोशिश करते थे। लेकिन ऐसी कोई नीयत नहीं थी, हमारा तो चेकिंग, वो साधारण चेकिंग की जा रही थी। और उसमें उन्होंने कहा कि वहाँ डीएमएसपी ने आके बताया, कहा कि नहीं गलती हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं तो वहाँ गया नहीं था, ना डीएम गए वहाँ पर, डीएम भी मेरे साथ अमीश घोष ही थे वहाँ पर, वो भी नहीं गए, ना मैं गया था। हाँ, वहाँ पर मौके पर और अधिकारी गए थे, उन्होंने बातचीत की होगी, और उन्होंने, क्योंकि वो अपने सारे कार्यकर्ता बुला लिए थे, मुरादाबाद से आसपास से बहुत भीड़ इकट्ठी होगी, वहाँ जाम लगा दिया। और उसके बाद मैंने फिर वहाँ पर मुकदमा लिखाया उनके खिलाफ। उसी मुकदमे में जब उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया गया, उसमें उनको सजा होगी बाद में, मैं तो जा चुका था। जब सजा हुई तो उसी में उनकी संसद की जो सदस्य था, संसद सदस्य था, वो चली गई। तो इसके उस बात का वो जिक्र कर रहे थे, हालांकि उसमें कई सारे फैक्ट्स गलत दिए थे, लेकिन अब जो लॉ है, मान लिया किसी भी सांसद को इस तरह सजा हो जाएगी तो उसका जो सदस्यता चली जाती है। यही उनके साथ हुआ उस केस को लेकर। लाल बत्ती वाली गाड़ियाँ छोड़ने के लिए मिनिस्टर्स का क्या नियम आया था? उन्होंने खुद विड्रॉ करी मिनिस्टर्स? नहीं, उसमें अब जो वीआईपी कल्चर है वो समाप्त किया गया। अब आदेश ये है कि जो केवल इमरजेंसी ड्यूटी व्हीकल्स हैं, केवल वही लाल बत्ती या सायरन या इसका जो फ्लैशर लाइट है उसका प्रयोग करेंगे। आजकल वही चल रहा है। आप देखते होंगे कि केवल जो पुलिस की गाड़ियां हैं, या फायर सर्विसेज की गाड़ियां हैं, या डिजास्टर मैनेजमेंट की गाड़ियां हैं, इस तरह की गाड़ियां जो इमरजेंसी ड्यूटीज़ में लगाई गई हैं, केवल वही सायरन और फ्लैशर लाइट का प्रयोग करेंगी। अब बाकी लोग नहीं कर सकते, अधिकारी नहीं लगा सकते अब लाइट इस तरह। राम मंदिर का चैरिटेबल फंड आजकल बहुत न्यूज़ हेडलाइंस में है। कैसे फंड्स को, डोनेशन वाले फंड्स को मैनेज करना चाहिए? कहाँ गलती हुई कि ये स्थिति और ये दिन देखना पड़ा? इसमें जो ट्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ था, माननीय न्यायालय के आदेश पर हुआ था, तो इसमें जो अधिकारियों को, जिनको लगाया गया, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कोई भी इस तरह का घोटाला ना हो। और वहाँ जिस तरीके से भर्तियाँ की गई हैं, सिफारिशों पर जो वहाँ आउटसोर्स की गई हैं सर्विसेज, जैसे काउंटिंग करना कैश की, लेकिन और उसके बाद में जो बीच में उसमें कई लूप होल्स छोड़े गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं नियमों में, और जो ट्रस्ट के नियम है या उसमें जो कैश को हैंडल करने के नियम है, उनमें शिथिलता बरती गई है। और इसके लिए निश्चित रूप से जो लोग इस अफेयर के लिए लगाए गए थे, उनको जिम्मेदारी बनती है। अब इसमें छोटे मोटे जो कि नोट गिनने वाले छोटे कर्मचारियों को भेज कर इसमें शायद अपना ये अभी हालांकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें और भी नाम आएंगे, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा घोटाला किसी छोटे कर्मचारी द्वारा अकेले नहीं किया जा सकता। और इसमें अब तो कैश भी बरामद हो गया, डॉलर्स की बरामदगी हुई है, तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा ये रास्ता लेगा। अभी एक और पॉडकास्ट में देखता हूँ, अभिषेक उपाध्याय हैं एक यूपी के, उन्होंने सबसे पहले इसको दिया अपने चैनल से, और मैं देखता हूँ उसके खिलाफ बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, और उसको बार बार पुलिस बुला रही है, उसको नोटिस जारी कर दे रहे हैं। तो ये कई तरह से आर्म ट्विस्टिंग जो जिस तरह से होती है, तो कई बार जो मीडिया के लोग हैं, हालांकि अच्छा काम किया, किसी व्यक्ति ने इस तरह की चीज़ जो वहाँ पर इरेगुलरिटी हो रही है उसको सामने ले आए। एक महिपाल सिंह के नाम का जो बल्कि आरएसएस वर्कर बताए गए हैं, उनका इंटरव्यू उसने ले लिया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें पता चली। तो अब अगर नहीं पता चलता, इस तरह कोई विसिल ब्लोअर नहीं होंगे, लोग नहीं बताएंगे, तो ये एक आस्था के साथ भी खिलवाड़ है, अवेयरनेस ही नहीं आएगी। हाँ, तो ये इस तरह का जो भी हुआ है तो बड़ा शर्मनाक। क्या राइट वे होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन का, अगर आप उस पोजीशन में होते तो? देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो तब होती है जब एफआईआर कायम हो जाए, और इसमें तो मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि ये एफआईआर इतनी लेट कर दी गई।
जबकि ऐसा मामला संज्ञान में आते इसमें सबसे पहले फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो उसके बाद शुरू होगी। अब इसमें एसआईटी का गठन कर दिया गया। एसआईटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो एसआईटी ने जांच की और उसके बाद भी वो भी फाइंडिंग यही पहुंची, प्राइमा फेसी उन्होंने देख लिया कि इसमें गड़बड़ी हुई है, अंततः एफआईआर करनी पड़ी। तो ये एफआईआर पहले ही हो जानी चाहिए थी। और अभी जो और बड़े नाम है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये जो लोकल पुलिस वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उस पर लोगों का बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई है। जन सामान्य में, सोशल मीडिया पे तमाम तरह की इसमें एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, कई नाम लिए जा रहे हैं। तो इसको हैंडल करने के लिए मेरा तो मानना है कि एक अच्छी कोई सुपीरियर एजेंसी जैसे सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ये होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन दी जानी चाहिए और बिना किसी दबाव के। और साथ में इसकी मॉनिटरिंग भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या कम से कम हाई कोर्ट के द्वारा अगर की जाएगी, हाई कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन ही इसमें सही परिणाम दे पाएगी। क्योंकि कोई भी अगर लोकल स्तर पर इन्वेस्टिगेशन होगी तो मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत सारे प्रेशर्स, पोस्ट पोल ये सब आ सकते हैं और इससे न्याय कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। जो सही एक्यूज्ड हैं उन तक पहुँचने में और माल की बरामदगी करने में वो कहीं ना कहीं कठिनाई आएगी इसमें। सर, आपने पावर देखा है, पॉलिटिक्स देखी है, सिस्टम भी देखा है, क्राइम भी देखा है, इतने सारे अलग अलग भावों के बीच में बैठ के आपको ऐसा कौन सा फैक्टर है, ऐसा कौन सी चीज़ है जो एक इंसान गलती करता है और उससे उसकी ग्रोथ रुक जाती है? देखिए, शुरू से ही बात की जाती है, आप ग्रीक फिलोसफर्स को माना जाता है कि वो जो वेस्टर्न फिलॉसफी में उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। जैसे सोक्रेटिस से शुरू होती है, उन्होंने सत्य की बात की और सत्य के लिए ना केवल उन्होंने जीवन जिया बल्कि सत्य के लिए उन्होंने हेमलॉक जहर पीकर अपनी जान भी दे दी। उसके बाद उनके शिष्य हुए प्लेटो ने जो बात की एक फिलोसफर किंग की, जो किंग होना चाहिए फिलोसफर होना चाहिए, फिलोसफर शुड बी किंग और किंग शुड बी फिलोसफर। तो और उसके बाद में जो प्लेटो के शिष्य हुए एरिस्टोटल, उन्होंने भी जो बात की वो मोरालिटी की जो बात है वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए कि हमें कुछ मॉरल्स हैं उनका पालन जरूर करना चाहिए। इसी तरह से भारतीय दर्शन में भी जो मोरालिटी है वो बहुत ऊपर रखी गई है, उसका स्थान जो है लगभग रिलीजन के बराबर है। तो अगर हम मोरल वैल्यूज़ का ध्यान रखेंगे, ईमानदारी, इंटीग्रिटी, ये सब जीवन में बनाए रखेंगे तो एक बहुत सेटिस्फाइंग करियर रहता है। और ये सब करने में, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, देश भी तभी मजबूत बनेगा जब हम ईमानदारी से काम करेंगे, जब प्रत्येक नागरिक अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा, जो उसकी ड्यूटीज़ हैं उनका पालन करेगा, तो निश्चित रूप से एक मजबूत देश का निर्माण करेंगे। लेकिन अभी जो मैं देखता हूँ चारों तरफ कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएँ, अन्याय और ये भेदभाव, ये बहुत सारा है अभी भी ये ख़त्म नहीं हुए। तो इसके लिए जो मोरल वैल्यूज़ हैं उनकी तरफ हमें जाना पड़ेगा। जो अपना भारतीय दर्शन है, जो बड़ी बड़ी जो शिक्षाएं दी हैं, चाहे वो शंकराचार्य जी ने कहा या उसके बाद में जो ये अद्वैत का सिद्धांत, जो वेदांत की बात की, उसमें जो बातें आती हैं, उसके बाद विशिष्ट अद्वैत के बारे में जो बात आती है, और जितनी फ़िलॉसफी है, बुद्धिज़्म है, जो भगवान बुद्ध के जो संदेश रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से ज्ञान, करुणा, प्रज्ञा, ये सब बात की है, ह्यूमैनिटीज़ को, मानव को किस तरह से काम करने चाहिए, जो उन्होंने अपने पंचशील के सिद्धांत दिए, जो 10 पारमिताएँ बताई हैं, अगर इस तरह से हम काम करेंगे, अष्टांगिक मार्ग पर चलेंगे, तो निश्चित रूप से भलाई के कार्य होंगे। आपके हिसाब से एक अच्छे ऑफिसर और एक बहुत ही ग्रेट ऑफिसर में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ डिस्टिंग्विश होते हैं? देखिए, बहुत अच्छे अफसर और ग्रेट अफसर, इसमें आप देखेंगे कि इसके लिए एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ चाहिए। आदमी प्रोफेशनली साउंड हो, पूरी तरह से ईमानदार हो, ना केवल अपने प्रोफेशन के प्रति बल्कि समाज के प्रति उसकी जो जिम्मेदारी है अगर उसका निर्वहन कर रहा है, और वो निश्चित रूप से एक ग्रेट अफसर कहलाएगा। क्योंकि वो जो भी काम कर रहा है, अगर उसमें अपना स्वहित नहीं है, कोई भी परहित का काम कर रहा है, देख रहा है कि जिसमें उसका स्वार्थ कहीं भी नहीं है, वो केवल समाज की सेवा के लिए, समाज के विकास के लिए काम कर रहा है,
तो निश्चित रूप से उसको एक महान अधिकारी कहा जाएगा। इस पोजीशन में बहुत सारे पर्सनल कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने पड़ते हैं जब समाज के लिए इतना काम करेंगे और देश के लिए। तो ऐसे ऐसे आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा पर्सनल कॉम्प्रोमाइज़ था? कौन मेरे हिसाब से बहुत सारे रहे होंगे, बट जो आपको आज इस सवाल पे याद आ रहा है वो कौन सा था? कई बार लगता है, देखिए सर्विसेज की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपको जो है दूर अपने जो पैतृक घर है वहाँ से दूर जाकर आपको नौकरी करनी पड़ेगी, आपकी जहाँ पोस्टिंग होगी वहाँ काम करना पड़ेगा। फिर आपके जो है जो ट्रांसफ़र्स हैं वो सरकार के अधीन रहते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स होते हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा मैं देखता था कि सर्विस में आने के बाद जो सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा पर्सनल लाइफ पे वो पड़ा बच्चों की पढ़ाई पर। अब मेरा छोटा बेटा है, मैं देखता हूँ उसके स्कूल 10 विद्यालय उसके चेंज हुए अपने उसमें। अब आप समझ सकते हो कि उसको कितना शॉकिंग रहा होगा उसके लिए कि 1 साल बाद 2 साल बाद उसका बार बार स्कूल चेंज हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं भी उसको कहीं हॉस्टल में या इधर उधर कहीं लगता था कि वो ऑप्शन लिया जाए, लेकिन कई बार हॉस्टल के नाम से ही जब मेरे पास कई सारे केसेस होते थे कि हॉस्टल में भी तरह तरह की चीज़ें आ गई हैं। आजकल जो युवाओं में स्कूलों में हॉस्टल्स में ड्रग्स की बात आप देखेंगे कि ड्रग्स वहाँ तक अपना रास्ता बना चुकी हैं। तो कई बार डर लगता था कि ऐसे बच्चे को जो है किसी के हवाले नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं पर्सनल फ्रंट पे जो है नुकसान होते हैं, कई सारे चीज़ें सफ़र करनी पड़ती हैं करियर के लिए, अपने करियर में यहाँ रहने के लिए। अगर पुलिस में नहीं होते, अपनी पुरानी सर्विस जैसे मैं रेलवेज़ में था या इंडियन एयरलाइंस में मैंने जॉब की, अगर वहाँ रहते तो शायद फैमिली लाइफ ज़्यादा सेटिस्फाइंग रहती और हम लोग बच्चों के लिए अपना ज़्यादा कुछ कर पाते। अब आज के टाइम में एआई है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। तो अगर आज आप एक अफ़सर बनते तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ और कौन सी स्किल्स आपको लगता है इनकलकेट आप करते या आजकल के बच्चों को करनी चाहिए? आजकल जो चैलेंजेस चल रहे हैं, क्योंकि दुनिया बड़ी तेज़ी से फास्ट प्रोग्रेस कर रही है और विशेषकर जो डिजिटल क्षेत्र में और जो एआई जिस तरीके से आया, आपने देखा कि बहुत सारे जो कंप्यूटर्स के जो प्रोफेशनल्स थे वो रिडेंडेंट हो गए, उनकी जॉब्स चली गई एआई से। हालांकि जब कंप्यूटर आया था तब भी लोग बात करते थे कि कंप्यूटर से बहुत लोगों की जॉब्स चली जाएंगी, एआई से भी। लेकिन नए चैलेंज के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और अब जो नए अफसर्स आ रहे हैं उनको चाहिए कि जो नई टेक्निक्स हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है, उसके साथ अपने आप को बिल्कुल उस कदम से कदम मिलाकर चलें, तभी जो है वो क्रिमिनल से आगे रहेंगे। क्योंकि क्रिमिनल बहुत तेज़ है। जिस समय सर्विलांस की जब बारी आई, जब मोबाइल्स वगैरह का फ़ोन का प्रचलन शुरू हुआ, तो अपराधी को पता था, उसका खूब उसने मिसयूज़ किया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये इसको पुलिस भी ट्रैक कर सकती है। वो कई बड़े बड़े बदमाश उसमें मारे गए। श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में आपने सुना होगा, पहला केस था यूपी में जो स्पेशल टास्क फोर्स ने, एसटीएफ ने उसको मार गिराया था और उसमें पूरी तरह से सर्विलांस का इस्तेमाल किया गया। तो ऐसी टेक्निक्स जो हम बदमाशों से आगे रहें एक कदम, तो वो हमें पहले से जाननी चाहिए। और आजकल जिस तरह से एआई आया, इतने सारे टूल्स इसमें आगे हैं एआई के, बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन 10-12 टूल ऐसे हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहे हैं, चैट जीपीटी, मेटा और ये सब। तो इनके बारे में जानकारी रहनी चाहिए और हम अपने जो प्रोफेशनल करियर में हमको इनका खूब यूज़ करना चाहिए और अपने ना केवल खुद बल्कि अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भी इस चीज़ के लिए तैयार करना होगा। जैसे अभी साइबर थाने हमारे समय में उस समय नहीं थे, लेकिन जब हम एडीजी बने तो हर जगह हर ज़िले में जो साइबर थाने बन गए। अब तो कई थाने जो है थानों में भी साइबर हेल्प डेस्क बना दिए गए हैं। तो ये चीज़ें, क्योंकि आगे भविष्य है पुलिसिंग का, डिजिटल पुलिसिंग भी, इसमें भी हमें तेज़ होना पड़ेगा। आजकल के यूथ को देख के आपको एक उनकी कौन सी बहुत अच्छी क्वालिटी लगती है जो एक कॉन्फिडेंस देती है एक बेटर नेशन बनाने के लिए, और एक ऐसी कौन सी आदत जो भविष्य खराब करने वाली आजकल के युवाओं ने बना रखी है? देखिए, युवाओं पर मेरा बड़ा ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि मैं एंथ्रोपोलॉजी का भी स्टूडेंट रहा और मैंने देखा चार्ल्स डार्विन की 1858 में एक स्टडी आई थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। उसमें आपने देखा होगा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जिसको हम कहते हैं, कि लगातार जो है ह्यूमन प्रोग्रेस कर रहा है और जो हमारा एवोल्यूशन है वो लगातार चल रहा है। आज वो होमोसेपियंस, पहले जैसे पुराने उसमें आप देखते थे ऑस्ट्रेलोपिथिकस और रामापिथिकस, और उससे बढ़ते हुए हम जो है होमोसेपियंस तक आ गए। लेकिन अब जो रेस है वो होमोसेपियंस सेपियंस है, उससे भी एक कदम आगे आ गए हैं। और निश्चित रूप से जो आने वाली जनरेशन है वो हमसे कहीं होशियार रहेगी और उसके पास जिस तरह से
मैं देखता हूँ कि जो हमें नॉलेज जब हम 9th-10th में आ गए, वो हमें वही मैं देखता हूँ कि छोटे हमारे ग्रैंड सन्स हैं, वो बहुत सारी चीज़ें अभी से जानते हैं। वो इतना ज़्यादा मोबाइल के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू या अपने बुक्स के जो करिकुलम है उसमें, आप बुक्स के करिकुलम देखिए, जो हम लोगों की बुक्स हुआ करती थी वो अब जो है 3rd, 4th, 5th में वो चीज़ें पढ़ा दी जा रही हैं। तो नई जनरेशन जो होगी वो बेटर इक्विप्ड होगी और आने वाली जनरेशन निश्चित रूप से पुरानी जनरेशन से कहीं ना कहीं आगे रहेगी, लेकिन उनके लिए कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे आज मैंने ड्रग्स की बात की, अभी कल ही अमित शाह जी ने कहा कि हम 4 साल में, अगले 3 या 4 साल में पूरा ड्रग कार्टेल और ये सबको जो है पूरा जो इकोसिस्टम है उसको ध्वस्त कर देंगे, और इसमें बहुत अच्छी कार्रवाई भी हुई है। अभी मैं जानता हूँ कि नार्कोटिक्स जो कंट्रोल ब्यूरो है उसके डायरेक्टर हमारे बैचमेट ही हैं, एक संदीप सांडिले जी हमारे बैचमेट हैं, वो आंध्र प्रदेश में स्पेशल जो इनकी टास्क फोर्स है नार्कोटिक्स के लिए उसको हेड करते हैं। तो इन लोगों ने बड़ा सराहनीय उसमें जो प्रयास किए हैं, और बदमाशों को ये पूरा इनका जो कार्टेल या पूरा जो इनका नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ड्रग का जो कारोबार है जो युवाओं को ख़राब कर रहा है, जो कहीं ना कहीं उनको खोखला कर रहा है। पंजाब का आपने देखा, उड़ता पंजाब और ये सब तमाम जो बातें करते हैं, यही कमोबेश स्थिति बहुत सारे स्कूल कॉलेजों में है। तो इस चीज़ से बचना होगा, युवाओं को हमें प्रेरित करना होगा कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करें, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव वर्क, नई नई जो विधाएं आ रही हैं, नए चैलेंजेस आ रहे हैं, यानी ग्लोबल कंपटीशन है, आपको जो ग्लोबल लेवल पे compete करना। तो हम ये सब लोकल और जो अब हमारा रीजनल कंपटीशन नहीं रह गए, तो हमें तैयार करना पड़ेगा अगली जनरेशन को इस सब के लिए। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आज का शो बहुत ही स्पेशल था। हमने सिर्फ पुलिसिंग के बारे में नहीं जाना, हमने लीडरशिप के बारे में जाना, डिसीजन लेना जब पॉलिटिकल प्रेशर होता है, पब्लिक सर्विस, और हमारे यूथ को एक अच्छी जीवन जीने के लिए क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस कुछ ना कुछ इससे सीखेगी। अगर हमारी ऑडियंस, थैंक यू सो मच, आप अभी तक हमारे साथ बने रहे। अगर आज के एपिसोड ने आपको कुछ भी वैल्यू ऐड करी है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब अस, गिव योर वैल्यूएबल कमेंट। थैंक यू so much for watching. Until next time, see you in next episode.